नमस्कार दोस्तों, लीगल दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम अपनी एमसीक्यू की इम्पोर्टेंट सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि AIB 20 का एग्ज़ाम अब 30 नवंबर को शेड्यूल्ड है और उसका एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो गए। तो उसी के कंटेक्स्ट में आज से हम रिवीजन सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैंने पहले BNS को स्टार्ट किया, जहाँ पे आज हम कुछ इंपॉर्टेंट जो BNS के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको कवर करेंगे। और ये जो सिर्फ सीरीज़ है, ये सिर्फ AIB के लिए नहीं, अगर आप APO जुडिशरी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द इन्फोर्समेंट डेट ऑफ BNS। तो इन्फोर्समेंट डेट BNS की क्या है? 1 जुलाई 2024 ये इन्फोर्समेंट डेट है। और 25 दिसंबर 2023 इसको प्रेसिडेंट एसेंट मिला था, 25 दिसंबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेदर BNS अप्लाइज टू एन ऑफेंस कमिटेड बाय अ सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया। क्या BNS अप्लाई होगा अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर क्राइम कर रहा है? तो पहला ऑप्शन है येस, दूसरा क्या कह रहा है नो, और तीसरा कह रहा है इफ़ द ऑफेंस इज एसोसिएटेड एंड हैज नेक्सस विद अनदर ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन इंडिया, और डी कह रहा है यदि ट्रीटी है दोनों कंट्रीज के बीच में तभी। तो इसका राइट आंसर क्या है? येस, अगर कोई इंडियन सिटीजन बाहर इंडिया से बाहर अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उस पर BNS अप्लाई होगा। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन का देखो, ए हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स मर्डर इन USA। ए जो है एक इंडियन सिटीजन है, उसने USA में क्या कर दिया? मर्डर कर दिया, और उसको दिल्ली में अरेस्ट कर लिया गया है। तो अब उसको कहाँ पे ट्राइड और कन्विक्ट किया जाएगा मर्डर के लिए? केवल USA में, या बी ऑप्शन क्या कह रहा है ओनली इन दैट कंट्री ऑफ विच डिजीज्ड वाज सिटीजन, यानी उस कंट्री में जहाँ पे मृतक जहाँ का नागरिक था। सी कह रहा है दोनों में से कहीं भी कर लेंगे। डी या दिल्ली में जहाँ पे उसको अरेस्ट किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, उसको दिल्ली में ट्राइड और कन्विक्ट किया जाएगा मर्डर के लिए। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रोविजन ऑफ BNS अप्लाइज टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? एनी पर्सन इन एनी प्लेस नॉट विद इन इंडिया। बी क्या कह रहा है? पर्सन हु इज़ अबाउ 21 ईयर्स। सी क्या कह रहा है? पर्सन हु इज़ अबाउ 18 ईयर। या डी क्या कह रहा है? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। कि जो BNS के प्रोविज़न है वो किस पे अप्लाई होंगे, है ना? अगर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है तो किस पे? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, कि प्रोविज़न ऑफ BNS अप्लाई होंगे टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। यानी फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट भी है कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं क्राइम के। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? एक्टस रियस एंड मेंसरिया। बी क्या कह रहा है? एक्टस रियस मेंसरिया एंड मोटिव। और सी क्या कह रहा है? मोटिव इंटेंशन एंड नॉलेज। या डी क्या कह रहा है? नॉलेज इंटेंशन एंड एक्शन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही, इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, एक्टस रियस एंड मेंसरिया आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्टस रियस इज दैट रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट विच द लॉ सीक्स टू प्रोहिबिट। ये जो डेफिनेशन है एक्टस रियस की, ये किसने दी थी? विलियम्स, कैनी, ब्लैकस्टोन या रसेल ने? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? कैनी ने ये डेफिनेशन दी थी, यानी ऑप्शन 6 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्या है? द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। इस मैक्सिम का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? कॉमन इंटेंशन। ऑप्शन बी, ग्रुप लाइबिलिटी। सी क्या कह रहा है? गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड इन क्राइम। या डी क्या कह रहा है? रॉन्गफुल मोटिव। तो जो एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया, ये काफ़ी बड़ी मैक्सिमम, बट इसका मतलब क्या है? गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड इन क्राइम। यानी जो सेवेंथ क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग, प्राइवेट रॉन्ग, सिविल रॉन्ग या नन ऑफ द अबव। तो क्राइम क्या है? पब्लिक रॉन्ग है या प्राइवेट रॉन्ग है? तो क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग, यानी एट्थ क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज़ द मैक्सिम ओल्डर देन द लॉ ऑफ इंग्लैंड डेट नो मैन इज गिल्टी अनलेस हिज माइंड इज गिल्टी। यानी कोई भी मैन गिल्टी नहीं है अनलेस हिज माइंड इज गिल्टी। इट वॉज ऑब्जर्व बाय लॉर्ड आर्बिंगर। इन किस केस में ये स्टेटमेंट आया था? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? हार्डिंग वर्सेस प्रिंस। बी क्या कह रहा है? आर वर्सेस अर्ले। सी क्या कह रहा है? आर वर्सेस फाउलर। या डी ऑप्शन क्या है? ब्रेंड वर्सेस वुड। तो ये स्टेटमेंट आया था ऑप्शन बी, आर वर्सेस ऑल्डे में। तो नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। 10th क्वेश्चन में क्राइम की डेफिनेशन दी, आपको ये बताना है किसने दी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ एंड विच इज एट द सेम टाइम रिवोल्टिंग टू द मॉरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड क्राइम। ये जो क्राइम की डेफिनेशन है कि जो एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ है और साथ ही साथ ये अगेंस्ट द मॉरल सेंटिमेंट ऑफ द सोसाइटी, ये किसने दी थी? कीटन, ऑप्शन ए, बी ऑस्टिन, या सी स्टीफन, या डी
पेटॉन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये जो डेफिनेशन है ये दी थी ऑस्टिन ने, यानी जो 10th क्वेश्चन है इसका राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीक्वेंस लगानी है स्टेजेस इन अ क्राइम, कि क्राइम में कौन से सीक्वेंस में जो स्टेजेस होंगे वो कौन सा है। तो इंटेंशन, अटेम्प्ट, अकम्पलिशमेंट या प्रिपरेशन, इनमें से पहले कौन सा आएगा। तो आप लगाइए और फिर मैं पॉज करके देखिए कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी। सबसे पहले इंटेंशन होगा किसी बंदे का क्राइम करने का, उसके बाद जब इंटेंशन होगी तो वो प्रिपरेशन करेगा और फिर वो अटेम्प्ट करेगा। अगर उसका अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया तो क्या हो जाएगा, अकम्पलिशमेंट, यानी 11th का राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing। कोई भी बंदा अगर कोई ऐसा काम कर रहा है उस इंटेंशन के साथ जिससे उसको रॉन्गफुल फ़ायदा हो किसी बंदे को और साथ ही साथ रॉन्गफुल लॉस हो दूसरे पर्सन को, तो उसको क्या कहेंगे, उस बंदे ने ऐसा कैसे किया, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली, रॉन्गफुली या मिसचीवियसली वो काम किया है। तो उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, डिसऑनेस्टली, यानी 12th का राइट आंसर इज ऑप्शन बी। 13 क्या कह रहा है, गुड फेथ विद इन द मीनिंग ऑफ BNS। आप देखोगे अगर BNS को पढ़ोगे तो गुड फेथ जो टर्मिनोलॉजी है वो कई बार रिपीट होती है। तो गुड फेथ का मतलब क्या है, तो गुड फेथ का BNS में मतलब है एन एक्ट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। गुड फेथ हर वो काम गुड फेथ में है जो आप ड्यू केयर और अटेंशन के साथ कर रहे हो, यानी 13th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर BNS द टर्म इंजरी मीन्स एनी हार्म, यानी BNS में इंजरी का मतलब कौन सा हार्म बताया गया है कि इलीगली जो कॉज टू वो पर्सन इन बॉडी एंड माइंड, कि आपने इंजरी क्या है कि इलीगली किसी पर्सन को कॉज किया उसके बॉडी और माइंड में, और बी क्या कह रहा है, बॉडी एंड प्रॉपर्टी, और सी क्या कह रहा है, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी ही। इंजरी क्या है कि इलीगली जो आपने बॉडी, माइंड और रेपुटेशन और प्रॉपर्टी में इंजरी की है, यानी 14th का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलीगल सिग्निफाइज एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस। ऑप्शन बी, एवरीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ऑप्शन सी, एवरीथिंग विच फर्नेसेस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इलीगल क्या है, ए, बी, सी या डी। बिल्कुल सही बात, इलीगल है ऑप्शन डी। एवरीथिंग जो ऑफेंस है जो लॉ ने प्रोहिबिट किया हुआ है जो या ग्राउंड बन रहे हैं सिविल एक्शन के लिए, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन 15th क्वेश्चन। आप आंसर सुनने से पहले अपने आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और फाइनल स्कोर जो भी आपका बन रहा है वो कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ BNS मंथ एंड ईयर किसके अकॉर्डिंग मंथ और ईएनएस हैं BNS में। ऑप्शन ए हिजरी कैलेंडर, बी पंचांग, सी ब्रिटिश कैलेंडर या डी ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, ग्रिगोरियन कैलेंडर। क्वेश्चन क्या है, द डेफिनेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर BNS एक्सक्लूड्स। ऑप्शन ए लैंड, ऑप्शन बी थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, ऑप्शन सी थिंग्स परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू अर्थ, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी गई है BNS में वो क्या एक्सक्लूड कर रही है, इन सारी चीज़ों को एक्सक्लूड कर रही है, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पर्सन गेन समथिंग बाय अनलॉफुल मीन्स टू विच ही इज़ नॉट लीगली एंटाइटल्ड। जब कोई भी पर्सन उसने कुछ ऐसा गेन कर लिया अनलॉफुल मीन्स से जिसके लिए वो लीगली एंटाइटल नहीं था, तो उसको क्या बोलेंगे कि उसने चीटिंग की है, बी रॉन्गफुल गेन है, सी या उसने फ्रॉड किया है, या डी इंजरी। तो इसका राइट आंसर क्या है, बिल्कुल ऑप्शन बी, रॉन्गफुल गेन। क्वेश्चन इज, कॉमन इंटेंशन BNS में किस सेक्शन में डिफाइंड है। तो ये किस में डिफाइंड है, ऑप्शन सी सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। अब आप ये बताइए कि IPC में कॉमन इंटेंशन किस सेक्शन में डिफाइंड था। और मैं कुछ और पॉइंट बता दूं कि जो कॉमन इंटेंशन क्या है, इट इज़ बेसिकली अ रूल ऑफ एविडेंस, ये रूल ऑफ एविडेंस है। दूसरा, कॉमन इंटेंशन के लिए फिजिकल प्रेजेंस इज़ नेसेसरी बट नॉट इन ऑल केसेस, कि फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है बट सारे केसेस में भी ज़रूरी नहीं होती। और कॉमन इंटेंशन के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कॉमन इंटेंशन। तो ये आपको पॉइंट कॉमन इंटेंशन के रिगार्डिंग ध्यान रखने हैं। तो यानी 19th का जो राइट आंसर है वो क्या था, ऑप्शन सी। कॉमन इंटेंशन पे ही एक केस लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस लॉर्ड समरसेट दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, कि वो लोग भी सर्व कर रहे हैं जो स्टैंड बाहर खड़े हैं या वेट कर रहे हैं, वो लोग भी क्राइम में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं। ये स्टेटमेंट किस
केस में दिया गया था? ऑप्शन ए महबूब साहब वर्सेस एम्परर, ऑप्शन बी इंदर सिंह वर्सेस एम्परर, या सी वरिंदर कुमार घोष वर्सेस एम्परर। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन, इन विच केस द कोर्ट हेल्ड दैट शेयरिंग ऑफ कॉमन इंटेंशन कुड बी इवन एट द प्लेस ऑफ अक्रेंस, की जो कॉमन इंटेंशन जो है वो प्लेस ऑफ अक्रेंस पे भी आप शेयर कर सकते हो। ये किस केस में बोला था? वरिंदर कुमार घोष वर्सेस एम्परर, या बी महबूब साहब वर्सेस एम्परर, या सी कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, या डी ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो ये बोला था महबूब साहब वर्सेस एम्परर, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन बी। Next is also very important question. In which of the following cases the Privy Council made a distinction between common intention and similar intention? इसमें से किस केस में प्राइवी काउंसिल ने कॉमन और सिमिलर इंटेंशन में डिस्टिंग्विश किया था? वरिंदर कुमार घोष वर्सेस एम्परर, महबूब साहब वर्सेस एम्परर, या श्रीनिवासल बरोलिया वर्सेस एम्परर, या डी बानुमाल वर्सेस एम्परर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ए, बी, सी या डी? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, महबूब साहब वर्सेस एम्परर में कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में डिस्टिंग्विश किया गया था क्लियरली। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है ये, बीएनएस में और आईपीसी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइजेज द प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस क्रिमिनल लाइबिलिटी अंडर बीएनएस? कि वाइकेरियस क्रिमिनल लाइबिलिटी का प्रिंसिपल बीएनएस में कहाँ है? ऑप्शन ए सेक्शन 3 सबसेक्शन 5, ये क्या था? कॉमन इंटेंशन था, मैंने पिछले डिस्कस किया था। ऑप्शन बी क्या है? सेक्शन 190 जो कॉमन ऑब्जेक्ट है। सी क्या है? बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इससे अगर आपसे सिंपल ये पूछ ले कि सेक्शन 4 में बीएनएस में कितने टाइप के पनिशमेंट दिए गए हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, या ऑप्शन डी 7। तो बीएनएस में सेक्शन 4 में 6 टाइप के पनिशमेंट बताए गए हैं, मैंने नीचे एक्सप्लेन भी किए हैं। डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म, डी फॉरफीचर ऑफ अ प्रॉपर्टी, 5th फाइन, एंड 6th कम्युनिटी सर्विस जो न्यूली एडिशन है। कम्युनिटी सर्विस आईपीसी में नहीं थी बट बीएनएस में कम्युनिटी सर्विस को भी ऐड कर दिया है। तो टोटल बीएनएस में 6 टाइप के पनिशमेंट हैं। क्वेश्चन इज डेथ सेंटेंस शुड बी अवॉर्डेड इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, ये सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में बोला था? ऑप्शन ए बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन बी रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी टीवी वत्तीसवान वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, या ऑप्शन डी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस एमके एंटनी। तो डेथ सेंटेंस जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस भी बोलते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्शन ए बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में propound की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस किस में propound किया था सुप्रीम कोर्ट ने? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। क्वेश्चन इज अंडर विच सेक्शन एनी सेंटेंस कैन बी कम्यूटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, यानी किस सेक्शन में एक पर्सन की सेंटेंस को कम्यूट कर सकते हैं उसकी बिना कंसेंट के? ऑप्शन ए सेक्शन 4, ऑप्शन बी सेक्शन 5, ऑप्शन सी सेक्शन 6, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल सेक्शन 5 में कम्यूट किया जा सकता है। और कौन कम्यूट करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कम्यूट करती है सेंटेंस को। चैप्टर 3 जो है बीएनएस का किससे डील करता है? अबैटमेंट, जनरल एक्सप्लेनेशन, अटेम्प्ट, या डी जनरल एक्सेप्शंस? बिल्कुल जनरल एक्सेप्शन से डील करता है चैप्टर 3, ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो जनरल एक्सेप्शन कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं बीएनएस में? ये दिए गए हैं आपको सेक्शन 14 से सेक्शन 44। अब इसमें मैंने 2 मैक्सिम भी नीचे लिखी गई हैं, इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट, यानी इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, और इग्नोरेंसिया फेसिट एक्सक्यूजेट, यानी फैक्ट का एक्सक्यूज इज can be given under section 14. Which provision of BNS provides for doctrine of necessity? section 17, 18, 19, 20, यानी कौन सा सेक्शन है जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की बात करता है? दैट इज सेक्शन 19, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इस पर एक लैंडमार्क केस है, वो केस का नाम क्या है? आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन। ये केस का नाम दे के भी पूछ सकता है उल्टी तरीके से कि आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन किस से रिकॉग्नाइज है। तो ये आपको बताना है कि ये केस रिलेट किससे करता है? डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। ये कौन सी लीगल मैक्सिम पे बेस्ड है कि अगर 7 साल से बच्चा कुछ भी काम करता है, कोई भी कृत करता है, तो वो ऑफेंस नहीं है? ये कौन सा है? डोली कैपेक्स, डोली इन कैपेक्स, या सी डी मिनिमस नॉन क्यूरिट लैक्स, या डी नन ऑफ द अबव? ये कौन सी मैक्सिम है? इट इज़ ऑप्शन बी डोली इन कैपेक्स।
और ये किस में दिया गया है, ये सेक्शन 20 में डिफाइन है और ये एब्सोल्यूट इम्यूनिटी देती है 7 साल से बच्चे अगर कोई भी काम करते हैं तो इट इज़ नॉट एन ऑफेंस अंडर BENS, ये आपको याद रखना है। Next question is nothing is an offense which is done by a child under 7 year of age and under 12 year of age who has not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequence of that action। कि कुछ भी अपराध नहीं है जो किस बच्चे ने किया जो 7 साल से बड़ा है और 12 साल से छोटा है, अगर वो उस बच्चे को सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं है कि वो जज कर पाए नेचर और अपने एक्शन को, है ना, अपना जज कर पाए। ये किस सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 20, 21, 23 या 24, ये दिया गया है सेक्शन 21। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और इस पर एक लैंडमार्क केस है, उस केस का नाम क्या है, R वर्सेस युल्ला। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। ये जो मैं केसेस बता रहा हूँ इसको याद करना क्योंकि बेयर एक्ट से सारे आंसर जो मिल जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है और जो मिलेंगे वो सारे बच्चे करेंगे, बट जो मेन फोकस जो मेन डिफरेंस आएगा वो कहाँ है, इन केस लॉ पे। ये हर बच्चे को नहीं पता होता, इसलिए इन केस लॉ को आप नोट करते रहे अलग से। नेक्स्ट इज सेक्शन 22। ये किसकी बात करता है, एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, है ना। और वो कौन लोग होते हैं अनसाउंड माइंड के, जो नहीं समझ पाते, अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्ट, की जो वो कर रहे हैं उसको नहीं समझ पा रहे अपने एक्ट को, है ना। तो इस पर एक लैंडमार्क केस है अनसाउंड माइंड पे, उस केस का नाम क्या है, मैकनॉटन केस। मैकनॉटन केस एक लैंडमार्क केस है। और यहाँ पे एक केस और है वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, जिसमें प्रोपाउंड किया था आर वर्सेस एर्नोल्ड में। और इस पर मैक्सिम कौन सी है, नॉन कॉम्पोस्ट मेंटिस। ये किससे रिलेट करती है, अनसाउंड माइंड के बंदों से। नेक्स्ट इज सेक्शन 23। ये किसका डिफेंस देता है, डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन का। हम आपको पता है जनरल एक्सेप्शंस पढ़ने, इसमें कई सारे एक्सेप्शंस हैं, इसमें सेक्शन 23 कौन सा, डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन। बट ये इंटॉक्सिकेशन का जो डिफेंस है ये नहीं अवेलेबल होगा अगर कोई बंदा वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेट हो रहा है, तब वहाँ पे ये डिफेंस अवेलेबल नहीं है अगर किसी ने वॉलेंटरीली इंटॉक्सिकेशन किया है। और इस पे एक लैंडमार्क केस है, उसका नाम क्या है, डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशंस वर्सेस बीएड। इसको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट है ये। आपने वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरी ये मैक्सिम पढ़ी होगी, टॉर्ट में भी पढ़ी होगी और कहीं और भी लॉ में, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ी होगी। तो ये कहाँ पे डिफाइन है BNS में, ये सेक्शन 25 में डिफाइन है, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरी। अगर इसका मतलब पता है तो कमेंट में बताइए इसका मतलब क्या होता है इस मैक्सिम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू सेक्शन 28 ऑफ BNS कंसेंट ऑफ चाइल्ड मीन। अगर हम सेक्शन 28 की बात करेंगे जहाँ पे कंसेंट ऑफ चाइल्ड की बात की गई, इसका मतलब क्या है कि कंसेंट गिवन बाय पर्सन हु इज़ अंडर 15 ईयर ऑफ एज, या बी कंसेंट ऐसे पर्सन ने दिए जो अंडर 14 ईयर ऑफ एज, या सी अंडर 13, या डी अंडर 12 ईयर ऑफ एज। तो इसका राइट आंसर क्या है, अंडर 12 ईयर ऑफ एज। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज सेक्शन 33। ये किसको डिफाइन करता है, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। अगर कोई ऐसा एक्ट आप कर रहा है, कोई पर्सन ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे थोड़ा ही हार्म हो रहा है, स्लाइटली, तो वो भी एक ऑफेंस नहीं है। ये किस मैक्सिम पे बेस है, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट रिलैक्स। ये मैक्सिम याद करनी है, ये आपको पूछेगा एग्जाम में मैक्सिम से। और इसमें एक और तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ट्रिफलिंग एक्ट्स यानी ट्रिवियल एक्ट्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। ये ध्यान रखना, ये सेक्शन 33 है सारा का सारा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। नाउ वी कम टू द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये BNS में कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 34 टू सेक्शन 44। और किसका आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, किसका, बॉडी और प्रॉपर्टी आपकी खुद की, वन सेल्फ एंड डेट ऑफ अदर पर्सन। अब यहाँ पे एक केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस केस का नाम क्या है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप। इसमें ये बोला था नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कि अगर कोई पर्सन राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके अगेंस्ट आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। और ये अवेलेबल नहीं है व्हेन देयर इज़ टाइम टू रिकॉर्स टू पब्लिक अथॉरिटी। अगर आपके पास टाइम है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज़ की हेल्प ले सकते हो, तब प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है उस केसेस में भी। समटाइम अ पर्सन हिमसेल्फ डज नॉट कमिट एन ऑफेंस। कभी कभी क्या होता है कि एक पर्सन खुद से ऑफेंस नहीं कर रहा, ही ओनली एड्स अनदर पर्सन, उसने केवल दूसरे बंदे की क्या किया, एड किया, हेल्प किया है। तो इस केस में वो गिल्टी किस ऑफेंस का है, ए कॉमन इंटेंशन, बी अबेटमेंट, सी कॉमन ऑब्जेक्ट, या डी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, यानी वो क्या कर रहा है, अबेट कर रहा है, किसी को उकसा रहा है या दुष्प्रेरण कर रहा है ना, हिंदी में बोलेंगे। तो अबेटमेंट कैसे हो सकता है, किसी को आप इंस्टिगेट कर रहे हो,
एड कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो या कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो। तो 3 तरीके से बेसिकली अबेटमेंट होता है, इंस्टिगेशन, एडिंग और कॉन्स्पिरेसी। क्वेश्चन नंबर 38, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू कॉन्स्टिट्यूट अबेटमेंट इट इज। इसमें पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नेसेसरी डेट द एक्ट अबेटेड मस्ट बी कमिटेड, या बी स्टेटमेंट क्या है कि नॉट नेसेसरी डेट द एक्ट अबेटेड मस्ट बी कमिटेड, या सी क्या कह रहा है, नेसेसरी है डेट द पर्सन अबेटेड मस्ट हैव द सेम इंटेंशन और नॉलेज एज डेट ऑफ अबेटर। तो करेक्ट पोजीशन ऑफ लॉ क्या है इन केस ऑफ अबेटमेंट। तो करेक्ट पोजीशन क्या है अबेटमेंट के केसेस में, डेट इट इज़ नॉट नेसेसरी डेट द एक्ट अबेटेड मस्ट बी कमिटेड। मान लो अगर आपने किसी बंदे को किसी एक्ट के लिए अबेट किया है, अगर उसने नहीं भी वो एक्ट कमिट किया है तो भी आप पे अबेटमेंट का चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। आप ये नहीं कह सकते मैंने तो उकसाया था बट उसने वो काम तो किया ही नहीं, तो अब मेरे को किस बात की सज़ा दी जाएगी। आपको तब भी अबेटमेंट का पनिशमेंट मिलेगा, तो ध्यान रखना है। इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि टू मर्डर सी। ए ने बी को उकसाया कि आप सी का मर्डर कर दो और बी ने मना कर दिया करने से। तो ए गिल्टी है, किस चीज़ का गिल्टी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, या ऑप्शन बी अबेटमेंट टू अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, या सी अबेटमेंट टू कमिट मर्डर, या डी उसने कोई ऑफेंस नहीं किया क्योंकि मर्डर तो हुआ ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अबेटमेंट टू कमिट मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज ऑलवेज एन ऑफेंस, या बी मे बी एन ऑफेंस डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस, या ऑप्शन सी नेवर एन ऑफेंस, या ऑप्शन डी मे नॉट बी एन ऑफेंस डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। तो जो अबेटमेंट है किसी ऑफेंस का वो क्या है, हमेशा ऑफेंस होता है या हो सकता है, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा, या कभी नहीं होता, या ऑप्शन डी हो सकता है ना हो, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस मे नॉट बी एन ऑफेंस डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। 41 क्वेश्चन जो बात किसकी करता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन कहाँ पे प्रोवाइड की गई है बीएनएस में, चैप्टर 5, 4, 6 या 7 में। तो डेफिनेशन किस में है, चैप्टर 4 में डेफिनेशन है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बीएनएस में। और किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन करता है, और 61 सबसेक्शन 2 पनिशमेंट बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए 2 मिनिमम पर्सन आर रिक्वायर्ड, एंड मेन कंडीशन क्या है कि वो दोनों एग्री कर रहे हैं टू डू एन लीगल एक्ट, या और टू डू अ लीगल एक्ट बाय एन इलीगल मीन्स। ठीक है, तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है। आप ये बताइए कि आईपीसी में कौन से चैप्टर में और कौन से सेक्शन में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज नोन एज लेमिंगटन रोड शूटिंग कॉन्स्पिरेसी केस। इसमें से कौन सा केस है जिसको हम लेमिंगटन रोड शूटिंग कॉन्स्पिरेसी केस के भी नाम से जानते हैं। इसका मैं राइट आंसर बताऊं तो इस केस का नाम है एम्परर वर्सेस वैशंपायन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इज एक्स एंड वाई एग्री टू कमिट थेफ्ट इन जेड हाउस, कि एक्स और वाई ने एग्री किया कि हम जेड के घर में चोरी करेंगे, बट नो थेफ्ट इज एक्चुअली कमिटेड। उन्होंने एग्री तो किया बट कोई भी थेफ्ट एक्चुअली कमिट नहीं किया, तो वो गिल्टी है कि कोई ऑफेंस नहीं किया उन्होंने। ये ऑप्शन ए कि वो बिल्कुल पाक साफ है, ऑप्शन बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, या ऑप्शन सी अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, या ऑप्शन डी अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। तो राइट आंसर क्या है कि कोई ऑफेंस नहीं किया, या उन्होंने अबेटमेंट किया है, या क्या किया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, उन लोगों ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो की है। वी कम टू सेक्शन 62 विच टॉक्स अबाउट अटेम्प्ट इन बीएनएस। आप ये बताइए कि अटेम्प्ट आईपीसी में कहाँ पे डिफाइन था, याद आया, बिल्कुल सही, 511 में था अटेम्प्ट आईपीसी में। और अटेम्प्ट से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, वो कौन सी है, डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस पोटेंशिया। ठीक है, और सेक्शन 62 अप्लाइज होता है ऑफेंस पनिशेबल अंडर बीएनएस, जो बीएनएस में पनिशेबल हैं ऑफेंस उन पे अप्लाई होता है। अब एक क्वेश्चन क्या है कि प्रिपरेशन और अटेम्प्ट जो है एक क्राइम की 2 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, बट प्रिपरेशन इज़ नॉट पनिशेबल जनरली। जनरली क्या होता है कि प्रिपरेशन पनिशमेंट नहीं दिया गया है, प्रिपरेशन को पनिशेबल नहीं बनाया गया है जनरली, बट अटेम्प्ट को बनाया गया है। क्यों, और आपको ये पता है कि प्रिपरेशन को कई केसेस में पनिशेबल भी है, बट अटेम्प्ट तो हर केस में पनिशेबल है। क्यों, रीज़न क्या है कि अगर आप मान लो प्रिपरेशन करने के बाद हो सकता है कि आपका माइंड क्या हो जाए, चेंज हो जाए, आप अटेम्प्ट ना करो, इसलिए जनरली हमने प्रिपरेशन को क्या बनाया, पनिशेबल नहीं बनाया, और अटेम्प्ट को पनिशेबल बनाया है।
आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? बिल्कुल नहीं हो रहे यार, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम देखते ही देखते। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सीज बी ड्राउनिंग बट डज नॉट सेव हिम। ए ने देखा कि बी डूब रहा है बट उसको बचाया नहीं, ठीक है, और बी डूब गया और उसकी मौत हो गई। ए कह रहा अच्छा यार फंद कटा, दोनों की लड़ाई चल रही थी। तो ए ने क्या कमिट किया है? ऑप्शन ए अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का ऑफेंस कमिट किया है, या बी ऑफेंस ऑफ मर्डर, या ऑप्शन सी ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, या ऑप्शन डी नो ऑफेंस। ए ने कौन सा ऑफेंस किया है? भाई ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है, ए कमिट नो ऑफेंस। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम ज्वेल्स बाय ब्रेकिंग ओपन अ बॉक्स। ए ने अटेम्प्ट किया कि कुछ ज्वेल चुराएगा एक बॉक्स को ओपन करके, बट जैसे ही उसने मेहनत करके मशक्क़त करके जब बॉक्स को खोला तो उसने पाया इसके अंदर कोई तो ज्वेल सही नहीं। भाई का मूड ख़राब हो गया। तो ए ने कोई ऑफेंस कमिट किया है या नहीं, आप बताइए। ऑप्शन ए पहला वो कह रहा है कि कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? थेफ्ट। या ऑप्शन सी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या डी अटेम्प्ट टू थेफ्ट। तो भाई इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी अटेम्प्ट टू थेफ्ट है। उसको मिला कुछ नहीं बट तब भी उस पर अटेम्प्ट टू थेफ्ट का चार्ज तो लगेगा ही लगेगा और वो जेल में भी जाएगा। तो आप ये काम मत करना कभी भी। आज के क्वेश्चन जो थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए। और आपको ये सेशन कैसा लगे अपना कमेंट में जो भी आपका ओपिनियन हो वो कमेंट डाउन करिए। वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना और वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर करना। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आने वाले टाइम पे ऐसे और वीडियोज़ आएंगे जो आपकी हेल्प भी करेंगे। और शॉर्ट वीडियोज़ भी आते हैं जो आपको डेली लीगली अपडेट भी करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।